कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि वक्फ संशोधन के पीछे कौन था। किसकी चिट्ठी से मोदी के दिमाग में वक्फ संशोधन का आइडिया आया और फिर मोदी भाईजान ने तैयार किया मुस्लिम प्लान। मुस्लिम बहनों को उनका हक और हुकूक दिलवाने का प्लान। मोदी के लिए कहा जाता है कि भाई वो मुस्लिमों को बांट रहे हैं, पहले 3 तलाक पर महिलाओं को और अब पसमानदा गरीब के लिए पंचर की बात कहकर। क्या मोदी विरोधी मौलाना का नैरेटिव आज भी हावी है या मोदी का नैरेटिव अब जमीन पर आम मुसलमान के बीच पहुंचने लगा है? आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में होगी यही बात कि वक्फ से महिलाओं को क्या मिला, गरीब मुसलमान को क्या मिला और मौलाना और पॉलिटिकल मुसलमान आखिर क्यों है परेशान। और यही है मोदी का मुस्लिम मित्र मास्टर स्ट्रोक। हमारे साथ खास मेहमान हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हमारे साथ कौसर जहां हैं, चेयरपर्सन हैं हज कमेटी की, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हैं और ऑथर पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु जी हमारे साथ हैं। आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप एक मुस्लिम महिला भी हैं, ये बताइए कि जो ये वक्फ कानून है नया, इससे महिलाओं का कौन सा हक छिन जाएगा? क्या आप लोग भी डरे हुए हैं? देखिए, हक छिनेगा नहीं, बल्कि जो जिन्हें हक नहीं मिल रहा था या जिनका हक छीना था उन्हें हक दिलवाया जाएगा। इससे जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, जो उनके जो चाहे प्रॉपर्टी में जो उनके राइट्स हैं, इनहेरिटेंस राइट्स हो गए, या फिर जो खास करके जो बेचारी विधवा बेवा मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी जो मदद होनी चाहिए वो फिलहाल तो नहीं हो रही है ना। जो स्थिति है वक्फ की, जिस पर्पस से वक्फ बना है वो तो पूरा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब जो है, जब संपत्तियों का सही मूल्यांकन होगा, जब चीज़ें जब एक सिस्टम से चलेंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से जो है कौम को बेनिफिट करेगा और हमारी मुसलमान बहनों को बेनिफिट करेगा। यानी कि मुस्लिम बहनों से कुछ नहीं छीनने वाला है। छीनने वाला नहीं है, बल्कि ये उनके फायदे के लिए, उनके हित में है ये। तो क्या मिलेगा मुस्लिम बहनों को, ये भी समझा दीजिए, क्योंकि मौलाना साहब तो डरा रहे हैं कि जैसे वक्फ कानून ना आ गया मतलब सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा मुस्लिम समाज के लिए। देखिए, मैं फिर पहले भी कह चुकी हूँ और फिर इसी बात को कहूँगी, ये जो है मुसलमान कौम की बेहतरी के लिए है और इसमें जो है आप सदियों तक जो है इसका प्रभाव देखेंगे कौम की बेहतरी के रूप में। जब संपत्तियों का सही उपयोग होगा, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा, जाहिर सी बात है स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो इसमें कौन बेनिफिट करेगा? कौम, ऑब्वियसली कौम ही बेनिफिट करेगी। और समस्या तो मेरे ख्याल से उन लोगों को हो रही है जो केवल मुसलमानों के नाम पर, कौम के नाम पर अपनी ठेकेदारी चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। कौम की बेहतरी या फिर लोग आगे बढ़े, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इट इज़ बेसिकली टू प्रोटेक्ट सर्टेन पीपल्स वेस्टेड इंटरेस्ट्स। तो इसमें जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 10-11 वर्षों का, ये मैं कहूँगी मुसलमान कौम के लिए इट हैज़ बीन अ गोल्डन पीरियड, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जो मेरे ख्याल से पिछली सरकारों में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऐसे फैसले ले सके। बिल्कुल। तो इसी बात को देवेंद्र जी के जिस तरह से मोदी जी ने मतलब बताया कि भाई मुस्लिम बहनों के उनको खत आ रहे थे, उनकी चिट्ठियां आ रही थी और ये आइडिया उन्हें वहीं से आया कि वक्फ पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है। उन्हें हज़ारों लाखों चिट्ठियां जो हैं मुस्लिम बेवाओं की मिली हैं। तो जो मोदी जी ने पहले 3 तलाक और उसके बाद ये वक्फ कानून में महिलाओं का हक, तो क्या कहीं ना कहीं अपने लिए एक नीश तैयार कर ली है? ये मकसद तो ज़्यादा ही है ना, जैसे बार बार अगर वो कहते हैं कि भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, कि अभी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है उसमें जो 20 करोड़ की आबादी है वो अगर विकसित नहीं हो रही है तो फिर तो भारत विकसित नहीं हो सकता। और उस 20 करोड़ की जो आधी आबादी है जिसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब है, तो अगर उनके डेवलपमेंट के बिना तो आप ओवरऑल डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते। तो जितनी स्कीम्स को अगर आप देखें, तो जैसे मुसलमानों के लिहाज से देखें तो देश की कुल आबादी है उसकी 20% लगभग। मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनमें से जो प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा को उठा के अगर आप देखें तो आपको ये दिखेगा कि जो मिनिमम किसी योजना में मुस्लिम समुदाय के लाभार्थियों की जो भागीदारी है कम से कम 30-31% है,
और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना जैसे योजनाओं में तो 70% तक है। दूसरी चीज कि अल्पसंख्यक मंत्रालय जितने कार्यक्रम चला रहा था, जैसे ईदी योजना या शादी के समय वाला सगुन योजना, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम वो चलाता है, उन कार्यक्रमों में भी ये व्यवस्था की गई कि उनके जो मुस्लिम लाभार्थी होंगे उसका 50% मुस्लिम लड़कियां होंगी या मुस्लिम महिलाएं होंगी। तो इस तरह की व्यवस्था के द्वारा तो वो क्रमशः लगातार किया जाता है। अब इसका राजनीतिक फायदा तो निश्चित तौर पे ये समझ में आ सकता है कि कम से कम एक बार में सीधे ये नहीं होगा कि आपको उस योजना का सीधे फायदा मिल जाए, लेकिन अंदर खाने ये समझ में तो बात आनी शुरू होती है ना कि अगर इतने सालों से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, इतनी सदियां उन महिलाओं ने अपनी दादी को देखा होगा, अपनी नानी को देखा होगा, इतने सारे जनरेशन आप देखते रहे, आपको कुछ नहीं हो रहा है, और अब अगर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, उसका राजनीतिक फायदा भी तो होना ही होना है। जाहिर सी बात है। और यहाँ पर शांतनु जी, जिस तरह से हम कह रहे हैं मोदी भाईजान हैं, वो जो मुस्लिम बहनें हैं जिनको आप इनहेरिटेंस नहीं देते थे, भाई वक्फ कर दिया, आपको अपनी बहन का या अपनी माँ का हक नहीं देना है तो बस क्या करो, बिना पूछे बिना अप्रूवल के वक्फ कर दो। तो अब कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक की आवाज उठाने के लिए उनकी अप्रूवल तो चाहिए होगा ना। देखिए, मैं इसको और बड़े पैमाने पे देखूंगा कि पिछले 70 साल से कांग्रेस और जो रीजनल पार्टीज हैं कुछ, उनको 70, 80, 90% मुस्लिम आबादी का वोट मिलता रहा, और उस मुस्लिम आबादी के वोट के एक तरह से लेन देन में उन्होंने केवल मुल्लाओं को खुश करा, मुल्ला मौलवियों को खुश करा। कांग्रेस ने कैसे करा? कभी वक्फ दे दिया, कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे दिया, कभी शाहबानो दे दिया। उससे आम जनता को कुछ नहीं हुआ। आम जनता मुस्लिम गरीब की गरीब रही। वो सचर कमेटी बताती है हमें, भाई 70 साल से वोट तो उन्हें मिलता रहा, तभी मोदी जी ने कहा भाई इतना मुसलमानों के रहनुमा हो तो अपना एक अध्यक्ष बना के देखो। तो अब उसमें ये भी वक्फ भी एक था कि भाई आपने करा क्या कि भाई अगर मैं महिलाओं को मिला नहीं उसे वक्फ कर दो, फिर उसको तो मैं समेट ही लूंगा किसी न किसी तरह, उस पर तो मैं अपने हॉस्पिटल बना ही लूंगा, उस पर तो मैं अपनी मॉल बना ही लूंगा। तो उसको जो डेमोक्रेटाइज करा, भाई देखिए मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से बचने के लिए, उसकी पिक्चर निकाह कब आई थी, हमें उसके जानकारी कब से थी उसकी ना, आज से मतलब 40 साल पहले पिक्चर आई उस पर, लेकिन उस पर किसी ने काम नहीं करा। एक सो कॉल्ड हिंदू प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होने के लिए, एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा उनको जमीनों का हक दिलाने के लिए। तो अब पता लग रहा है कि भाई मोदी सरकार गरीब मुसलमान के साथ है और जो बाकी पार्टियां हैं वो केवल मौलवी सरकार के साथ है। और जितनी जमीन वक्फ के पास मौजूद है, और जिस तरह से कहा जाता है कि भाई वक्फ की संपत्ति का आमतौर पर चैरिटी के लिए ही आप इस्तेमाल करेंगे, गरीब महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो ऐसा अगर हो रहा होता तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति तो नहीं होती ना कौसर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर दी। अब अल्लाह के नाम जो प्रॉपर्टी कर दी है उसका उपयोग कहाँ होना चाहिए? धर्मांत के लिए, जन कल्याण के लिए, जो कि अभी वक्फ ने अभी तक कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, या फिर कौम की बेहतरी के लिए क्या किया? क्या कुछ है कहने को? कुछ है ही नहीं। केवल मुकदमे, लिटिगेशन, अवैध कब्जे, और क्या है? जब वक्फ की बात होती तो व्हाट एल्स? दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 36 करोड़ का, तो मेरे ख्याल से मैं फिगर छोटा ही बोलूँ, जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा ही होगा, का घोटाला। जो बेवा महिलाएं हैं उनको अपना हक नहीं मिला है, मौलवियों की तनख्वाह तक नहीं दी गई थी। आप सोचिए ना, एलजी साहब को इंटरवीन करना पड़ा बीच में। मतलब जितनी बड़ी संपत्ति है उतना बड़ा कोई अस्पताल, उतना बड़ा कोई विधवा समाज के लिए कुछ आश्रम, कोई यूनिवर्सिटी लड़कियों के लिए, ऐसा कुछ बड़ी कॉन्क्रीट चीज उस रेशो में नजर नहीं आती कि भाई हम कह सकें कि वक्फ ने देखो कितना शानदार अस्पताल तैयार करा दिया या कितना शानदार यूनिवर्सिटी तैयार करा। एक और बात मैं ऐड करूंगी कि जो इसमें जो बहुत एक अच्छी चीज है, जो कि महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है, उससे किसको दिक्कत है? महिलाओं को पसंद नहीं है कि उनकी भागीदारी हो? देखिए महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, इससे परेशानी उन लोगों को है जो कि आई वुड से महिला विरोधी हैं, या फिर जो कि चाहती नहीं कि महिलाएं आगे बढ़े। मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है पिछले 10-11 वर्षों में, हमने देखा है इसके ऐसे कितने कदम उठे हैं जो कि महिलाओं को सशक्त करना और महिलाओं को आगे बढ़ाना। तो महिलाओं की भागीदारी अगर आएगी तो जाहिर सी बात है नए विचार आएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, और महिलाएं जो है, women will feel empowered because they will be a part of the decision making, of the policy making. तो जाहिर सी बात है और सशक्त महसूस करेंगी, और जो हमारी जो बहनें हैं जो उनकी प्रॉब्लम समझेंगी और उनके हक की जो बात है उसमें चीजें और बेहतर दिशा में जाएंगी।
भाई आप तो अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं दोनों, आपने तो कहा कि महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है, तो फिर दिक्कत किसको? देखिए दिक्कत उन्हीं को है, कम से कम मुस्लिम आधी आबादी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जो आम मुसलमान है ना, और जो आम बहनें हैं हमारी, जो 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 मुस्लिम बहनें हैं हमारी, उनको कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट दे आर वेरी हैप्पी, वो तो बहुत खुश है। वो तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करती हैं, उन्हें दुआएं देती हैं। मेरी तो बात होती है कई मुसलमान महिलाओं से और कई लोगों से, तो एवरीबडी इज़ हैप्पी। जो आम मुसलमान है वो खुश हैं। समस्या इसमें उन्हीं लोगों को है जो, देखिए आई वुड से इतने वर्षों से, जब आप सत्ता में थे, जब कांग्रेस सत्ता में थी, या फिर जो बाकी विपक्षी दलों की बात मैं करूं, आपने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन इनको गरीब रहने दो, कुछ करो मत इनके लिए। इट वॉज जस्ट अ नारा। आपने किया क्या? मुसलमान कौम के लिए अगर किसी ने वाकई में सोचा या उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के कुछ कदम उठाया, तो वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मुस्लिम महिलाएं आज उन्हें दिल से दुआएं देती हैं कि अल्लाह उन्हें शादो आबाद रखे। चलिए, इसी बात को दुआ तो मिल रही है, लेकिन वोट मिलेगा कि नहीं देवेंद्र? क्योंकि हर बार ये सवाल उठाया जाता है कि देखिए मोदी जी ने, आपने योजनाओं का जिक्र किया, उनमें जो बेनिफिशरीज हैं उसमें मुस्लिम्स कितनी बड़ी तादाद में है, वो भी आपने डेटा दिया, वो सबके सामने है। और अब 3 तलाक के बाद ये जो हमने समझा, उसमें भी महिलाओं का बेनिफिट। तो दुआ के साथ साथ क्या वोट भी मिलेगा? आज नहीं तो फ्यूचर में मिलेगा। वो जानने के लिए बड़ा जरूरी है कि कौशल जी से जैसे ये समझा जाए कि जैसे जितनी सारी योजनाओं की बात हमने की कि इतने लाभार्थी होते हैं और इस तरह से पेनिट्रेशन हो रहा है डेवलपमेंट का, दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता बहुत भड़काऊ बात बोल जाते हैं जी। तो इन दोनों चीज़ों में डोमिनेंट क्या रहता है उन लोगों के बीच? क्योंकि आपका रीच आउट होता होगा लगातार मुस्लिम महिलाओं के बीच या मुसलमान कम्युनिटी के बीच, कौन सा भारी होता है? ये लाभार्थी योजना, या मोदी सरकार की अच्छी चीज़ें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, या फिर ऐसे कुछ बयानवीर नेता जो कि कुछ भी बोल जाते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने ऐसे अच्छे काम किए हैं और जो कदम उठाए हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा तो इन्फ्लुएंस उन्हीं का रहता है। अब कोई कुछ बोलता है, वो दैट इज उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहती। दैट इज डेंटिंग, मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग जैसे कहते हैं ना, 2 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन किसी ने उस पर फिर जरा पीछे धकेल दिया। अब जैसे बंगाल में वायलेंस हुआ, बीजेपी के कई जिम्मेदार लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि हम इसमें कम से कम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम इस बात को भड़काना नहीं चाहते, माहौल को शांत करना जरूरी है। बिल्कुल। कुछ नेताओं के बयान बड़े गजब के नजर आए, तब वहां पे ये समझ में नहीं आता कि फिर उस कम्युनिटी को आप कैसे ये समझा पाएंगे कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये हम रियल हैं, या जो हमारे लोग बोल दे रहे हैं, हालांकि वो कम लोग होते हैं लेकिन कुछ बोल जाते हैं ऐसा कि वो रियलिटी है। तो ये तो एक संघर्ष नजर आता होगा आपको उस कम्युनिटी में जी। और शांतनु, क्या वही व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड वही बयान होते हैं? हमने देखा है कि जब मौलाना अपनी सभाओं में बैठते हैं जुमे की नमाज के बाद भी वही बयान जो है सर्कुलेट भी होते हैं कम्युनिटी के अंदर और दिखाए भी जाते हैं। क्योंकि उनके लिए सूट भी करता है। क्योंकि आप, मैं जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में अध्ययन करता हूँ, अगर आप उनकी कोई स्पीच देखें, उनकी कोई स्पीच चाहे वो कर्नाटका के चुनाव में दे, उसमें वो बताते हैं कि कितने टॉयलेट बने, कितने घर बने, कितनी प्रगति हुई, क्या जीडीपी हुआ। उसमें वो कुछ कल्चरली सेंसिटिव बात भी करते हैं जो लोगों को सुननी है, जो लोगों के हक में है। जो मुस्लिम रिजर्वेशन वहां पे हो रहा है या बुर्का के बारे में बोले, तो पूरी जो डिबेट होती है हम लोग भी उसी पे करते हैं टीवी में बैठ के। हम ये नहीं कहते कितने टॉयलेट बने, वो तो बोरिंग टॉपिक है, उससे कहाँ टीआरपी आएगी। तो चाहे मीडिया हो, ट्विटर हो, उसमें बातें वही चलती हैं। तो हम भी, आई थिंक वी आर ऑल्सो प्रिजनर ऑफ दैट टीआरपी। और वो चौंकाने वाली बात क्या है? फिर भी मोदी जी का ये जो अभी फिलहाल जो उनके इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं ठीक है, हो सकता है उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले दिनों में नतीजों में तब्दील हों, लोगों का परसेप्शन चेंज होने में टाइम लगे, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में उन्होंने अपने लिए एक नीश क्रिएट कर लिया है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें जब वो आदमी देखता है कि मेरा जीवन पिछले 10 साल में पलटा है क्या, खासकर टॉयलेट महिलाओं के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि वैसे तो आप बुर्का पहना रहे हैं महिलाओं को, लेकिन आप उनको खुले में शौच के लिए भेज रहे हैं। जब वो टॉयलेट घर में आ जाता है, जो चूल्हा घर में, जब वो चूल्हा घर में आ जाता है, जब घर उसके महिला के नाम में होता है, जब उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो वो तो एम्पावर्ड फील करती है। और हमको पता है मुस्लिम समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। उसके पति की संपत्ति, उसके बेटे की प्रॉपर्टी, अपने भाई का रसूख, मतलब कहीं ना कहीं उसका भी हक जो है उसको मिलता है। तो वो जब वो थोड़ा सा एम्पावर होती है, उसकी वोटिंग प्रेफरेंस में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, उसमें समय लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन है कि भाई ये हिंदू पार्टी है, ये आपका बुरा कर दी, क्या कर दी किसी को नहीं पता। पिछले 10 साल में क्या बुरा कर दिया
दिया, हाईवे बना दिया, एयरपोर्ट बना दिए, टॉयलेट बना दिए, घर बना दिए, पता किसी को नहीं क्या बुरा कर दिया, लेकिन ये हिंदू पार्टी उस परसेप्शन को इतने जोर से बनाया गया कि उसको हटते हटते समय लगेगा। डाटा मैं आपको दूं, एक दिलचस्प डाटा है कि मुस्लिम लड़कियों में जो ड्रॉप आउट हुआ करता था वो 70% तक होता था। तो ये जो सेकुलरिज्म के सो कॉल्ड चैंपियन की सरकार इतनी सारी रही है, इनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि इतनी सारी मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट इतना ज्यादा क्यों है, और अभी जो ड्रॉप आउट है लगभग 30% पे है। बिल्कुल। जैसे उसमें उस सेक्टर के लिए अगर आप काम कर रहे हो, वही जैसे टॉयलेट का उदाहरण आप दे रहे हो, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, तो उस सोसाइटी की लड़कियां भी इंपावर्ड होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर काम करने के तरीके को देखें तो वो बाय नेचर, एकदम से बाय नेचर किसी कोटरी, किसी ठेकेदारी के खिलाफ रहते हैं। तो और दूसरी चीज कि क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते, तो वहां पर आप बहुत सिर्फ गुण के आधार पर आसानी से फैसला ले सकते हो, क्योंकि आपको वोट की चिंता नहीं करनी। अदरवाइज राजनीति में कुछ भी आप कर लो, अंदर खाने एक पीछे का एक दिमाग तो रहता ही है ना कि यार पॉलिटिक्स का क्या होगा। अगर आपको वोट की चिंता नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ गुण दोष के आधार पर ही फैसला करोगे, और वो फैसला आपको नजर आता है कि हाँ, भले ही शुरू में समझ में आए कि कुछ लोग आपको फैला दे रहे हैं, हिंसा करा दें, कुछ करा दें, लेकिन मोर और लेस कम्युनिटी की अगर बात करें तो मेजॉरिटी ने तो इसको एक्सेप्ट किया उसी रूप, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें फायदा है। हाँ, और मेरे ख्याल से वक्फ के खिलाफ खौसर खुद इतने केसेस तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ही डाले हुए हैं। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि वक्त में तो यानी कि प्रॉब्लम विद इन द कम्युनिटी थी। देखिए विद इन द कम्युनिटी थी, और कम्युनिटी की बात करें तो आप देखिए इसमें जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिवनेस। सो इसमें मुसलमान कौम में भी जो है शिया सुन्नियों के साथ अहमदियाज, बोरीज, आगा खानीज एंड ओबीसी मुस्लिम्स सबकी भागीदारी की बात की गई, जो कि पहले नहीं की गई पहले थी। तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था। तो अब आप बताइए, रिप्रेजेंटेशन है, उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं? हाउ कैन यू लीव देम? बट उससे दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत अच्छी बात है ना, सारे मुसलमान साथ आ रहे हैं, बटेंगे तो कट नहीं रहे हैं, मतलब एक है तो सेफ हो जाएंगे वो भी। अब ये बात है, ऐसी टिप्पणियां करना जो आई मीन बताइए, इमरान मसूद साहब ने मतलब माननीय प्रधानमंत्री साहब के लिए मतलब ऐसी मतलब जो कहा था कि 2014 की बात मैं कर रही हूँ, मतलब क्या है ये? मतलब ये दिखाता है कि आप किस विचारधारा के हैं, और आप केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप वाकई में नहीं चाहते हैं कि कौम आगे बढ़े। आज जब कौम के लिए एक अच्छा काम हो रहा है तो आपको समस्या हो रही है। पिछले इतने वर्षों से जब इनकी सरकार थी, चलिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की बात करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज की सौगात अभी मिली है रिसेंटली। पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा ये? वो तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो अभी मिली है ना, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कार्यकाल में मिली है। इसके अलावा और कितने फैसले हुए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो या फिर सो मेनी अदर थिंग्स। प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है सरकार की, उसकी जो लाभार्थी हैं, अगर आप तथ्य उठा के देखें तो सबसे बढ़ के मुस्लिम महिलाओं ने बेनिफिट किया है। लाभार्थी ये और बहुत बड़ी बात कही कि अगर पैसे का इस्तेमाल शुरू से ईमानदारी से किया गया होता तो मेरे मुस्लिम युवाओं को अपनी जिंदगी साइकिल के पंचर ठीक करने में नहीं बितानी पड़ती। बहुत हल्ला कर रहा है स्टेटमेंट। उस बात तो सही है, लेकिन देखिए स्टेटमेंट पे हल्ला हो रहा है बिल्कुल, और सही बात है, कौम इतनी पीछे नहीं रहती ना फिर। आज उनके जो एजुकेशन के डेटा है वो SC ST से नीचे है। हायर एजुकेशन में SC से नीचे है, 4-5% के मनमोहन सिंह की सरकार में जो सच्चर कमेटी है वो चिल्ला के कह रही है बात। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि भाई कि वक्फ के पास इतनी संपत्तियां हैं, इतना पैसा है, तो फिर मतलब मैच नहीं करता ना वो कि कौम की जो हालत है तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। मतलब ये ऐसा है कि बहुत अमीर आदमी है लेकिन उसका बच्चा अनपढ़ है। ये सुनने में बड़ा अजीब है, ऐसा होता नहीं। देखिए, ये हम अपनी आंखें बंद कर नहीं सकते। अपने आसपास जाइए, आप किसी सैलून में चले जाइए, आप कारपेंटर शॉप पे चले जाइए, आप हर जगह जाइए, आपको एक डिफरेंस आपको दिखेगा। मतलब यू कांट इग्नोर द फैक्ट। ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू नहीं होते हैं, लेकिन आप रेशो डेटा पर तो कहीं ना कहीं देवेंद्र बात होगी ना कि आपके अगर आप BSc की जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें कितने CEOs मुस्लिम हैं, कितने डायरेक्टर्स मुस्लिम हैं। आप अगर हायर एजुकेशन में रेशो देख लें, हर जगह वो डेटा बोल रहा है, वो मोदी जी नहीं बोल रहे। बिल्कुल। और इसमें अगर आप देखें तो जैसे एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ये कंसेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो इसमें क्या गलत है भाई? और पंक्चर का उदाहरण उठा के सिर्फ ये कि पंक्चर भी वो भी एक रोजगार है, अगर चाय बनाना रोजगार है तो वो भी एक रोजगार है। अगर वो भी रोजगार है तो कितने लोग चाहेंगे कि हाँ आपका बच्चा उसी रोजगार में जाए। भाई हर व्यक्ति अब बेहतरी के लिए सोचेगा ना। तो वो एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अगर उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट इस सरकार ने कर दिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। और किसी जैसे जम्मू कश्मीर का आप उदाहरण उठा के देखें,
वहाँ धारा 370 हटाने के बाद वहाँ पे मुसलमानों के लिए ही डेवलपमेंट हुआ ना पिछले 4 साल में, उनको अच्छा भी लग रहा है। वहाँ कुछ ठेकेदार बन गए थे जो कि इस काम को होने नहीं दे रहे थे, वो पत्थरबाजी करा रहे थे, अब उन सारे ठेकेदारों को किनारे कर दिया गया। देखिए आवाम कितनी खुश है वहाँ पे। तो कहीं भी जब ठेकेदार हो जाते हैं ना, खासतौर पर पिछड़ी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, तो वहाँ पे ठेकेदार जब आगे आ जाते हैं तो उनका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करा रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आइडिया के ही खिलाफ रहते हैं। तो मोदी जी चाहते हैं कि सरकार के हिसाब से सब चले, ना कि मौलाना सरकार के हिसाब से देश चले। खासकर जो अभी देवेंद्र ने कहा ठेकेदार, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो वक्फ में अमेंडमेंट होते ही ठेकेदार करवाते रहे कि भाई हम हमारे पास वोट है, हम तुम्हें वोट ला के देंगे, ये जमीनें हम हथियाएंगे, इस पे हमारा कब्जा रहेगा। मतलब बड़ी बड़ी जगहों पे रेंट पे 20-20 रुपए रेंट, 30-30 रुपए रेंट में हैदराबाद में जमीनें हैं। हाँ, जहाँ पे रेंट आना चाहिए लाखों में, वहाँ पे 20-50 रुपयों में रेंट आ रहा है। बट अगर आप दूसरे देशों में भी देखें, मुसलमान देशों में, खासकर सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट वगैरह, कई जगह तो वक्फ नहीं भी है। वक्फ नहीं है अधिकतर जगह। नहीं, बट जहाँ है है, वक्फ, वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी वक्फ का पूरा सिस्टम जो सरकार द्वारा ही चलाया जाता है। ये हज कमेटी में यहाँ पे हैं, हज के कोटे की संख्या कौन बढ़वा रहा है, कौन सी माननीय सरकार बढ़वा रही प्रधानमंत्री है? साहब भी बढ़वा रहे हैं ना। और अभी इस समय जब तो चल भी रहा है, हर एयरपोर्ट पे मैं और अभी जा रहा हूँ, गलती हज जब प्राइवेट कोटा टूर है। ऑपरेटर्स ने की, उस गलती को भी सुधारवाने के आप लिए किसने देखिए, काम किया? आप मोदी जी ने। देखिए, जो है मतलब माननीय प्रधानमंत्री साहब के ही प्रयासों से जो है, वरना सऊदी सरकार तो कहाँ मान रही थी। बाकी देशों को जो इंडिया को थोड़ा सा जो मिला है, वो जो है मोदी जी का ही मान रख के जो है वो मिला है, अदरवाइज बाकी को तो आउटराइट मना कर दिया गया। देयर इज नो क्वेश्चन। फिर भी 10,000 का जो थोड़ा सा मिला है, वो जो है इट इज, मतलब वी शुड बी ग्रेटफुल एट वी हैव अ लीडर लाइक हिम, जो कि मिला है कुछ। तो लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टी में एक और खौसर ये कह रहे हैं कि भाई छिन जाएंगी मस्जिदें, छिन जाएंगे आपके कब्रिस्तान, छिन जाएगा आपसे आपके इबादत की जगह। इस पे मैं फिर कहूंगी, छीनेगा नहीं। देखिए, वक्फ जो है किसी तरह से मजहब के साथ या किसी की रिलीजियस राइट के साथ, इट इज नॉट इंटरफेयरिंग, इट इज नॉट एन अटैक ऑन रिलीजियस राइट्स, इंस्टीट्यूशंस और एनी प्रैक्टिस। वक्फ इज अ वेरी important and a necessary measure to uphold fairness and justice for the community at present, which is not happening. इसलिए तो कौम की ये हालत है, कौम इतनी बैकवर्ड है। और आपस में जो है, आप बताइए, कौम के एक हिस्से को आप इंक्लूड कर रहे हैं, बाकियों को आप छोड़ दे रहे हैं। यहाँ तो सबको इंक्लूड किया जा रहा है ना, सबकी भागीदारी की बात हो रही है। और दूसरा है कि हाँ, एक तरफ आप कहते थे कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती, भाई ये सब जाति का सिस्टम हिंदू में है, और उसके बाद पुष्पांदा, आगा खानी, आप इनको इंक्लूड भी नहीं करना चाहते। आप सब, इसमें तो सबकी बात हो रही है ना। ये तर्क देना बार बार कुछ सारे पार्लियामेंट में भी आया था ये, अच्छा। कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और रिटर्न क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और क्रमशः वो घटते जा रहा है। हाँ। पहली बात तो ये कि क्रमशः घटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, रिटर्न घट रहा है। दूसरी चीज कि जब इतना बड़ा हिस्सा 40%, अगर कब्रिस्तान है, या कोई 50% कह रहा है, कोई 60% कह रहा है, तो फिर रिटर्न की बात क्यों कही जा रही है? कब्रिस्तान और कृषि की जमीन बराबर है। इसमें देखिए कि अगर कब्रिस्तान भी है तो पहली बात कि यार उसका डिजिटेशन होगा, उसकी मैपिंग होगी, इसमें क्या समस्या है? कब्रिस्तान की जमीन आप बेच तो नहीं दे रहे हो, उसकी देखभाल करने के लिए क्यों नहीं वैसी व्यवस्था होनी चाहिए? तीसरी कि अगर कब्रिस्तान भी है तो उसकी बेहतरी व्यवस्था वाली की जा सकती है ना, जैसे वहाँ प्रॉपर बैठने की व्यवस्था, जो लोग भी वहाँ पे जाते होंगे उनके लिए सुविधाएं, इन सब चीज़ों में सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? और इस सुधार के लिए अगर कोई व्यवस्था की जा रही है तो बस वही ठेकेदार सामने खड़ा है। जैसे बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो कौन करा रहा है? ठेकेदार करा रहा है। जो लड़के पत्थर चला रहे हैं या जो आग लगा रहे हैं, उनको थोड़ी पता है वक्त के बारे में क्या है। हाँ, उनसे पूछ लीजिए, उन्हें पता भी नहीं होगा ये हुआ कब है और क्या है। ठेकेदारी व्यवस्था में आपने हाथ दिया, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी करवाते थे 500 रुपए दे के, वहाँ भी वो करवा रहे हैं। वहाँ की भी सरकार अगर सख्त हो जाए तो ये चीज़ें तुरंत रुक जाएगी, फिर हम लोगों को समझ में आने लगेगा कि क्या है। सीए पे आपने ऐसा वितंडा खड़ा किया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो गया सीए पे। तो ये सारी चीज़ें तो नरेंद्र मोदी सरकार को झेलनी पड़ती हैं। अच्छी बात ये कही जा सकती है कि उस सरकार के अंदर ये मादा है कि ऐसे दबाव को झेल के भी अगर बेहतर है फैसला देश के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, तो उस फैसले को लिया जाता है और उस काम को किया जा रहा है। शांत, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या उन लोगों को हो रही है जो अभी तक इन बड़ी बड़ी संपत्तियों के कंट्रोलर थे? बिल्कुल। कि भाई अपनी मर्जी से ठेका जिसको देना है दूंगा, जो किराया लेना है लूंगा, बैक एंड से जो आ रहा है वो आता रहेगा, मेरे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। भाई अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी से मुतवल्ली का काम कर रहा हूँ, मतलब केयर टेकर का, तो फिर मुझे ऑडिट से क्या डर है? मैं तो खुल के कहूंगा, लो भाई देख लो। बिल्कुल।
अधिक बिल्कुल जो उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार जो शब्द का इस्तेमाल करा कि चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, उसमें किस तरह के लोगों का था। उसमें एक मुस्लिम में पूरी जातियां भाई, पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन है कहाँ नहीं, नहीं, वो लोग तो कहते हैं हमारे अंदर कोई जाति नहीं है। पसमंदा नहीं। अब तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक डिबेट में मान लिया था कि हाँ उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो वो अशरफों के पास है, उसमें महिला नहीं है, उसमें पसमंदा नहीं है, उसमें निचली जाति के लोग नहीं है। तो जो ठेकेदारों ने कहा भैया मेरे पास रहना चाहिए। अब मैं कैसे बरगलाऊं लोगों को, अरे तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी, जैसे सीए में हुआ तो तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी। भाई नागरिकता कैसे मिल रही है? जो हिंदू, जो सिख, जो ईसाई वहां पे तड़पाया हुआ है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उसको नागरिकता मिल रही है। नहीं नहीं आपकी चली जाएगी। ये क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं उसको, उसकी भाई व्यवस्था अच्छी करेगी, नहीं आपकी मस्जिद छिन जाएगी। तो ये बरगलाने का तरीका है भाई, जिससे क्या पता है एक आम मुसलमान सड़कों पे आए और कहे नहीं मेरी मस्जिद, उसे कुछ नहीं पता, उसने ना बिल पढ़ा है ना न्यूज सुनी है, तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी। ये क्या क्या बरगला रहे हैं उसको। कौसर भी मैं एक मेरे मुस्लिम मित्र उनसे बात ही कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी वक्फ की इतनी सारी संपत्तियां हैं जो वक्फ के जो रिकॉर्ड है, जो मेंटेन वेबसाइट, वहां पे उनका जिक्र ही नहीं है। अब भाई जिस चीज का जिक्र ही नहीं होगा, जिसका डेटा ही नहीं होगा, तो उस पर रेगुलेशन कैसे होगी? तो आप ये देखिए, ये संशोधन इतना ज़रूरी था कि टू मेक श्योर कि रिकॉर्ड्स हो प्रॉपर और प्रॉपर्टीज का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो। किसी की भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल समबडीज प्रॉपर्टी, आप लोग जी वक्फ की प्रॉपर्टी, ऑन व्हाट बेसिस, हाउ कैन यू जस्ट, उससे वक्फ का नाम खराब होता है, किसी की प्रॉपर्टी आप कैसे इंस्टीट्यूशन का नाम खराब होता है। आप किस आधार पर बोल रहे हैं जी? और कैसा भी होता है कि जो दबंग मुस्लिम है अपने से कमजोर मुसलमान की प्रॉपर्टी को कब्जा ले वक्फ के नाम पर, ऐसा होता होगा। बहुत हो रहा है ऐसा बहुत हो रहा है। और तो इसीलिए इन सब प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, इन पे चेक लगाने के लिए ये संशोधन हुआ है। तो क्या समस्या है? देखिए इस समस्या जो है, आई वुड से उन लोगों को ही हो रही है जिसको बोलते हैं ना हैबिचुअल ओपोनेंट्स, जिनको बस विरोध करना ही है। मोदी सरकार ने कुछ भी केवल किया विरोध है, नहीं करना, उनका इंसेंटिव जोड़ा है उनके साथ। नहीं, जोर का इंसेंटिव जोड़ा है। दो तरह के मुसलमान कहते हैं, मतलब एक तो जैसे सभी होता है धर्मों में, मतलब कहीं ना कहीं दिख जाते हैं इस प्रजाति के लोग, कि एक पॉलिटिकल मुसलमान होता है और एक मुसलमान है जो घर में बैठा हुआ है, अपना नौकरी पे जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, काम करता है। तो जो जाता है नौकरी पे उसको समस्या नहीं है, वो तो बहुत खुश है कि जो हुआ है। जो आम मुसलमान है वो बहुत खुश है कि हाँ चलो अब इससे ये हमारे हित में ये फायदा हुआ है और कुछ इंशाल्लाह इससे अच्छा होगा, कौम की बेहतरी होगी। लेकिन बस वही है जिनको जो है बस खाली अब कौम के नाम पर दुकान चलानी है और उनको समस्या है। और ये जो मैंने कहा ना पिनाज की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में ये रहता है, वो बाय नेचर कोटरी, गुटबाजी, ठेकेदारी इस तरह की व्यवस्था के विरुद्ध रहते हैं। और वो इस हद तक, आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा, उससे आपको जान के हैरानी होगी कि कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल का जब पहली बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ, फिर विस्तार ऐसे जब होना शुरू हुआ, तो दूसरे तीसरे में जाते जाते उन्होंने पार्टी के लोगों को इस बात के लिए टोका कि ऐसा कैसे है कि मुझे एक ही जैसे चेहरे बार बार हर प्रोग्राम में रिपीट होते नजर आ रहे हैं। बताइए, इसका मतलब कुछ लोगों ने अपनी कोठरी बना ली है, बीजेपी के कुछ लोगों ने अपनी कोठरी बना ली है, सिर्फ वही उन्हीं को इनविटेशन मिल रहा है, वही राष्ट्रपति भवन आ रहा है। तो इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। और उसके बाद से फिर वो शुरू हो गया कि पूरे देश भर से लोगों को बुलाया जा रहा है, बीजेपी अवार्ड हो, किसी भी अवार्ड हो, कितने डेमोक्रेटाइज हुए। तो ये उनके नेचर में ही है कि जैसे आपको ये समझ में आएगा कि ये ठेकेदारी है, गुटबाजी है, कोठरी है, फिर वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। देखिए कुछ लोगों की दुकान तो इसी पे चलती है, उनको दुख तो होगा ही, लाजमी सी बात है। जाहिर सी बात इतना है, पैसा इन्वॉल्व है कि दुख तो होगा ही। वही विरोध कर रहे हैं ना। अभी आप देखिए ईद पर जो है सौगाते मोदी जो सरकार की जो उससे भी दिक्कत थी, वो कह रहे थे एक तरफ तो आप वक्त ला रहे हैं, दूसरी तरफ सौगाते मोदी भिजवा रहे हैं। मंशा क्या है, चाहते क्या, आप कंफ्यूज कर दिए। चाहते बस यही है कि कौम की बेहतरी और कौम आगे बढ़े, और उसमें जो है रुकावट जो है वही लोग बन रहे हैं। ऐसा आपने कहा जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। अब सौगाते मोदी जो है कितनी अच्छी पहल थी कि जो हमारे आई वुड से नॉट सो प्रिविलेज्ड मुस्लिम भाई बहन हैं, ताकि उनकी ईद अच्छी सी हो। लेकिन ये जो शक है वो कब दूर होगा? उसमें जैसे एक चीज तो मैंने ये कहा कि हर चीज में कुछ लगता है ना कि कुछ तो गड़बड़। हाँ, और वो एक जो स्टिग्मा चिपका हुआ है बीजेपी के साथ, और उसके लिए कुछ हद तक आप ये भी कहेंगे कि उसमें कुछ रोल बीजेपी का भी है। भाई जिस तरह की बातें उनके कुछ नेता कर जाते हैं, तो वहाँ पर स्वाभाविक तौर पे आसान काम हो जाता है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पिछड़े हैं, उनको बरगलाना कि देखो ये तुम्हारे दुश्मन हैं, उस तरह के बयान का सहारा लेके फिर 10 अच्छी चीज़ें पीछे चली जाती हैं और एक बुरी चीज़ को सामने करके उनको बार बार ये किया जाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू है कि इसमें क्रमशः सुधार हो रहा है, क्रमशः बदलाव हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रीच आउट करने का तरीका होता है ना, जैसे कई बार हम इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में, सांसदों की बैठक में वो कह चुके हैं कि आपको मुस्लिम रीच आउट या माइनॉरिटी रीच आउट करना है तो उसमें वोट की चिंता नहीं करनी है, डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँचवाना है, इसमें आपका भी अहम रोल है।
हाँ, मतलब करते 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 शांत, आज नहीं मतलब तो एक दिन कल। आएगा कि जब मुझे भी अच्छी सड़क ज्यादा अच्छी लगेगी। बनस्पत मौलाना क्या कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब उनको उनका जीवन जो दिख भी रहा है पिछले 10 साल से, उसे दिखेगा कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पढ़ रहा है, मैं अब हज अच्छे से कर पा रहा हूँ, मतलब अपनी धार्मिक चीज मोदी के समय में अच्छे से कर पा रहा आप देखिए, हूँ, मेरे पास घर है, मेरी सड़कें, कानून सब अच्छा है, तो और वो मैंने अगर वक्त भी परिवर्तन किया आएगा। है, अल्लाह को भी कुछ दिया है, उससे मेरी कम्युनिटी का फायदा हो रहा है। अब जो 9 लाख एकड़ जमीन स्कीम बात करते हैं कि भाई आर्मी और रेलवे के बाद सबसे बड़े प्रॉपर्टी होल्डर, तो उसके प्रपोर्शन में मेरी जैसे कहा ना, एक बहुत अमीर बच्चा है, उसका बच्चा अनपढ़ है, ऐसा कैसे हो आर्मी सकता है? और रेलवे ऐसा के केवल बाद लालू वाला प्रसाद भी के बेटे के साथ हो narration सकता है, देखें, बाकी तो रेल की पटरियों वाली भी नहीं, जमीन नहीं, वो तो काउंटेड है। सरकार है ना, सरकार है, हाँ। मतलब देश तो के लोग का सरकार ही है, है। तो हाँ। सही माने में नंबर प्राइवेट 1 पे वक्त नंबर 1 है, है। नंबर 1 प्राइवेट ओनर है पूरे देश का, और उसके बच्चे, मतलब उस कम्युनिटी और के ऐसा लोग नहीं है कि सिर्फ अपने देश में, अगर दुनिया के दूसरे वक्फ बोर्ड से तुलना की जाए तो उसके उसमें भी लिहाज सबसे से भी अमीर हम है, उससे काफी आगे बहुत हैं। अमीर और है। उसमें अगर बेहतरी आ रही है तो किस हिंदू को उससे फायदा होना है? बिल्कुल, तो जो भी मुस्लिम बेहतरी को- है तो मुस्लिम को ही कौन फायदा कोई होना है। आप हज की नहीं, बात, उन्हें दिक्कत ये भी है ना कि नॉन हिंदू अगर आप ले आएंगे वहां पर, नॉन मुस्लिम सॉरी, तो उससे धर्म को बड़ी दिक्कत अच्छा हो जाएगी। एक मिनट, इसमें जो है मैं ये कहूंगी कि वक्फ जो है कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, मस्जिद कमेटी या दरगाह कमेटी तो नहीं है ना। ये जो है एक कौम के वेलफेयर के लिए है, एक संस्था है। तो हिंदुओं को लाने से तो आई वुड से तो इंक्लूसिवली सबका साथ सबका विकास। हाँ, मतलब आप पुलिस बल्कि स्टेशन ये या अच्छा- अस्पताल ये चेक करके तो नहीं जाते ना कि मुस्लिम है कि अब हिंदू मैं है। वही बोल एक रही हूँ। इम्पार्शियल आदमी रहेगा उसमें, जिसका अच्छा। कोई उसमें स्टेक नहीं और होगा। ये इम्पार्शियल आदमी तो रहना आई अच्छा थिंक बात इट्स है। मोर लाइक अ सिस्टम। क्या? किसी जिले बिल्कुल। में एग्जैक्टली मैं अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो वो डीएम या डीसीपी जो है अगर हिंदू हो तो क्या वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकता? That's क्या true. मतलब क्या या फिर है? मेरे एरिया का सबसे अच्छे डॉक्टर मुस्लिम है तो फिर मैं उसको डाउट नहीं कर सकती। सो इट हैज टू बी देयर। तो इट्स अ सिस्टम, आपके धर्म से कोई उसका लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पर ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखिए ये समझ बस उन लोगों को नहीं आ रहा है जो घबराए हुए हैं, हुआ स्कैर्ड, कि जो एक्सपोज हो रहे हैं। इससे पहले सीए पर इतना हल्ला हुआ, किसकी नागरिकता गई, किससे छीना गया? ना ओवैसी साहब की गई, ना मसूद साहब की गई। जब आप यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, मुस्लिम यूथ से, जी। उनके सवाल वो क्या क्या आते हैं? कहता है? जो नया देखिए लड़के हैं। मुस्लिम यूथ का तो आप यकीन मानिए, जो मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ वो तो बहुत खुश हैं। वो तो कह रहे हैं और कि खासकर हाँ, जो पक्के मुसलमान हज जा रहे हैं इस समय, आपसे उनसे हाँ, बिल्कुल जो आपका हजारे, वो डेली तो बात बहुत होती खुश होगी। हैं। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं, आप ये देखिए ना, जो हमारी बहनें जो बिना महरम के हज पर जा रही हैं, जी, जी। संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। ये वो औरतें हैं जो यूपी बिहार के इंटीरियर से आती हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर अकेले नहीं जा सकती, लेकिन आज वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रही हैं। क्यों? खुद को महफूज और सशक्त महसूस करती हैं। चलिए, तो एक नैरेटिव बदलने की कोशिश मोदी जी की तरफ से है, और एक नैरेटिव जो है उसे पुरजोर तरीके से बनाने की कोशिश जो है वो एक खास मौलानाओं की तरफ से, कुछ खास लोगों की तरफ से, अपने पॉलिटिकल गेन्स की तरफ से भी हो सकती है। अब किसका नैरेटिव जमीन तक पहुंचेगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज के लिए बस इतना ही।